Now we are going to discuss with you the next part of the stoichiometry, that is the volumetric analysis. और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी है वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं, ग्रेविमेट्रिक वाला हिस्सा हम लोग का हो चुका है। अब ये वॉल्यूमेट्रिक वाला हिस्सा हम लोग को करना है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो ये थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है और बड़े अच्छे और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, और जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, दिस ऑल इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। सो ऑल द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस दिस इज बेस्ड अपॉन द नो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो ये क्या लॉ है, क्या स्टेटमेंट है इसकी? ये लॉ ये बताता है कि अगर कोई रिएक्शन हमने ऐसा ले लिया, लेट्स से हमने कोई रिएक्शन इस तरह का ले लिया दैट ए प्लस बी इज गिविंग सी प्लस डी। तो और इसमें अगर किसी एक रिएक्टेंट का या किसी भी एक स्पेसीज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का अगर आपको मालूम है, अगर तो अगर इफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए, मान लो कि एक्स, तो ये लॉ क्या कहता है? देन एज पर दिस लॉ, एज पर दिस लॉ, the number of equivalents of B will be same as the number of equivalents of C will be same as the number of equivalents of B, and this all will be same as that of X. Means in all chemical reactions always the same number of equivalents participate. इसको इस तरह से आप कह सकते हैं। तो ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस किसी भी तरह की टाइट्रेशन की प्रॉब्लम हो, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन की, उसमें सब जगह एप्लीकेबल होता है। तो अब वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन की दो तरह के इसमें बन जाते हैं। एक तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होते हैं बेटा, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, और दूसरा रिडॉक्स टाइट्रेशन। एसिड बेस में एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं, और रिडॉक्स में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट का रिएक्शन हम कराते हैं, तो ऑब्वियस है, नाम से पता लग रहा है। तो अब इसमें क्या है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एसिड और बेस टाइट्रेशन के केस में पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस केस में जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का जो कैलकुलेशन है वो होता कैसे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को हम ऐसे निकालते हैं कि मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या है? इक्विवेलेंट वेट तो ग्राम में कर दिया, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट कर दिया। यहाँ पर भी ग्राम है, यहाँ पर भी ग्राम है, कट जाएंगे तो नंबर आ जाएगा। अब इसमें इक्विवेलेंट वेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो इक्विवेलेंट वेट इन केस ऑफ रिडॉक्स दिस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या होगा? दिस इज द molecular weight divided by वैलेंस फैक्टर। और एसिड बेस के केस में इन
एसिड बेस केसेस जो आपका वैलेंस फैक्टर है वो होता है नंबर ऑफ H प्लस ट्रांसफर्ड पर मॉलिक्यूल। ट्रांसफर्ड में दोनों तरफ की चीजें आ जाती हैं, लेना भी और देना भी। आप जानते हैं एसिड्स जो होते हैं वो डोनर्स होते हैं H प्लस के, और जो बेसिस होते हैं वो एक्सेप्टर्स होते हैं H प्लस। तो एक ही सेंटेंस में दोनों चीजें कवर हो जाती हैं, ठीक है। देन जो आपके रिडॉक्स टाइट्रेशन है वहां पर कैसे होता है, या जैसे मैं इसमें एक बार दिखा दूं करके, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जो इक्विवेलेंट वेट है ऑफ H3PO4, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 इन, और पहला केस हमने ले लिया एक्वस H3PO4। सेकंड केस में हमने ले लिया that H3PO4 plus NaOH, and it is converting into NaH2PO4 plus water, ऐसे हमने ले लिया। दोनों केसेस में हमें इक्विवेलेंट वेट बताना है, तो हम कैसे करेंगे? तो अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ, इसका सॉल्यूशन कैसे करें। फर्स्ट केस में एक्वस H3PO4 है, तो एक्वस H3PO4 अपने सॉल्यूशन में आयोनाइज होगा और 3H प्लस फॉस्फेट आयन रिलीज करेगा। तो पर मॉलिक्यूल कितने प्रोटॉन ट्रांसफर हुए? 3। दैट मीन्स की वैलेंस फैक्टर 3 है। तो यहाँ पर जो इसका इक्विवेलेंट वेट होगा ये मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3 होगा। दैट मीन्स की 98/3 होगा। दूसरे केस में आप इसी जगह देखेंगे, अब यहाँ पे आप एक रिएक्शन है आपके सामने, और वहां पर आप देख रहे हो कि H3PO4 में से केवल एक प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है। तो यहाँ पे तो सिंस ओनली वन प्रोटॉन इज transferred, so the valence factor will be equal to 1। पर मॉलिक्यूल एक ही हुआ है ना, तो वैलेंस फैक्टर 1 हो गया। तो देयरफॉर आपके सेकंड केस में जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर ही हो जाएगा, मतलब कि 98 का 98 ही रहेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। अब चलो दूसरे तरफ आ जाते हैं, जैसे रिडॉक्स टाइट्रेशन में, तो वहां पर जो वैलेंस फैक्टर है वो क्या है? तो इन रिडॉक्स टाइट्रेशंस जो वैलेंस फैक्टर होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मॉलिक्यूल, या दूसरी तरफ जो है ये चीज चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल, ये वैलेंस फैक्टर की डेफिनेशन है। ठीक है, इसको जरा चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया लेट कि जो परमैग्नेट आयन होता है, मतलब पोटेशियम परमैग्नेट, इट इज अ वेल नॉन वर्सटाइल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वर्सटाइल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो किसी भी मीडियम में
अपना ऑक्सीडाइजिंग एक्शन देता है। एसिडिक मीडियम में भी देता है, न्यूट्रल में भी देता है, अल्कलाइन में भी देता है, मतलब एक बड़ी सी रेंज को कवर करता है। ठीक है, तो MnO4 माइनस लेट ने यहाँ पे ये ऑक्जेलेट आयन ले लिया, इसका रिएक्शन कराया एसिडिक मीडियम में, तो ये Mn2 प्लस में गया और ये CO2 में गया। अब इसमें हमें सबसे पहले तो ये बात है कि हम बैलेंस फैक्टर पता है कि भाई यहाँ पर परमैंगनेट आयन का बैलेंस फैक्टर क्या है। तो फॉर दैट रीजन हम सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे। यहाँ पर तो +2 नजर ही आ रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का यहाँ पर +3 है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो अब आप जरा देखो यहाँ पे चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल 7-2 5 यूनिट्स का है, तो ये इसका बैलेंस फैक्टर हो गया। यहाँ पर जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 4-3 का है, लेकिन पर मॉलिक्यूल इसमें 2 कार्बन हैं, इसलिए आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पर मॉलिक्यूल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 2 आ गया। तो now this way we have seen that here the valence factor is 2 and here the valence factor is 5। ठीक है, ऐसे करके हम वैलेंस फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि मान लो मैंने एक क्वेश्चन इसमें ऐसे फ्रेम कर दिया, हमने एक क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कर दिया दैट पर मोल ऑफ oxalic acid how many moles of potassium permanganate is needed। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन फ्रेम। तो अब इसमें मोल की बात पूछी गई है, तो अब इसमें क्या करें, सबसे पहले अगर मोल की बात पूछी जाती है तो हमेशा इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो अब देखो आप इसका हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो वेरी फर्स्ट वी हैव टू बैलेंस इट। तो बैलेंस फैक्टर्स की हेल्प से किसी इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत इजी टास्क होता है। अगर आपको बैलेंस फैक्टर की समझ डेवलप हो गई तो बैलेंसिंग तो आपके लिए कुछ बचा ही नहीं, मतलब दिस इज जस्ट लाइक दिस। करना क्या है, करना सिर्फ ये है कि आप बैलेंस फैक्टर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो बाई क्रॉस multiplying the valence factors we get the stoichiometric coefficients। ये एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे फिर अब इक्वेशन क्या बनेगा, ये क्वेश्चन बेटा क्या बन गया कि इसका यहाँ पर हो गया ट्वाइस MnO4 माइनस और ये आपका हो गया Fe2 प्लस और ये आपका H प्लस हो गया, और यहाँ पर जो जो बन रहा था वो आपका बन रहा है। बट आपका काम यहीं से चलने वाला है, आपको सिर्फ ये बताना है कि भाई इसके कितने मोल के लिए इसके कितने मोल लग रहे हैं। तो अभी रेशियो आपको पता चल गया कि दैट 2 मोल्स ऑफ MnO4 नीड्स 5 मोल्स ऑफ Fe2 प्लस। ठीक है, तो आपसे पूछा गया पर मोल ऑफ ऑक्जेलिक, अच्छा ऑक्जेलिक करना था, जस्ट 1 मिनट। ये यहाँ पर Fe नहीं है, यहाँ पर बेटा ऑक्जेलिक था, ऑक्जेलेट था यहाँ पे C2O4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो अब हमें पर मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड हाउ मेनी,
तो अब देखो आप, तो फ्रॉम द बैलेंस इक्वेशन क्या पता लग रहा है, सिंस 2 moles of KMnO4 react with 5 moles of C2O4 2 negative. Therefore, per mole oxalic acid, the number of moles of KMnO4 needed will be equal to 2 by 5. That is, that is equal to 0.1 मोल के लिए 2/5 लगेगी। तो ये आपका आंसर आ गया एक तरह का। तो ये क्वेश्चन इसमें बनता है। इसमें और भी तरह की वैरायटी बन सकती है, क्वेश्चन बहुत सारे इसमें बनते हैं। तो जैसे अब आपसे पूछा जाए कि इसमें जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है उनके बेसिस पर कोई क्वेश्चन होगा तो किस तरह का होगा, ठीक है। तो मेरा पर्पस यहाँ पे यही है कि हम आपको कितनी तरह तरह के क्वेश्चंस आपको बता दें और उसके थ्रू आपको बहुत सारी जो थ्योरी बनती है वो भी हम आपको साथ साथ बता दें। तो आपके क्वेश्चंस की जो वे है क्वेश्चनिंग का वो आपको पता लग गया, उनका सोल्यूशन कैसे करते हैं वो पता लग गया, और जो इन्वॉल्व थ्योरी है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द जेईई मेंस, नीट एंड द बिट सेट, वो सारा कुछ आपका इसमें कवर होता हुआ चल रहा है। तो इस तरह से ये एक, जैसे हमने बताया कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है और कैसे हम कितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इम्बाइब कर सकते हैं, ये उसका गेम है सारा। ये ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी इसको इसको कर सकता है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ टैक्टफुलनेस और लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इज आल्सो रिक्वायर्ड। तो वो सब चीज़ें बहुत दिनों से पेपर का पैटर्न देखने से एक टीचर में डेवलप होती है। तो वो शुरुआत में नहीं हो पाता है इतना, नए यंगर्स को उतना अच्छा तो नहीं, उतना अच्छी जो ग्रिप है वो नहीं आ पाती है, बिकॉज दे हैव द लेसर एक्सपोजर, लेसर टाइम फॉर the exposure of this all phenomenon of the JEE mains, NEET, etc., BITSET, etc. अब देखो आप JEE मेंस और एडवांस में क्या है कि हर दूसरे तीसरे साल में कुछ ना कुछ चेंज आता रहता है। तो उन चेंजेस को भी हमें अकोमोडेट करना होता है कि अगर कोई नया चेंज आएगा तो भी हमारा जो बच्चा है वो उसको फेस कर पाए, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। तो मैंने with decinormal with decinormal 75 ml oxalic acid how much volume of 0.2 molar KMnO4 will be needed? ऐसा क्वेश्चन बन गया फिर से। अब आप देखो, इसमें एक नॉर्मेलिटी का डेटा दिया हुआ है, एक मोलारिटी का डेटा दिया हुआ है। तो सवाल को दोनों तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। अब इसमें अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस आप लगा दो, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्जेलिक ये कितने हैं, तो डेसी नॉर्मल है मतलब 0.1 नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय 75
मिली लीटर, दैट मीन्स ये हो गया मिली इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स उसके भी उतने ही होने चाहिए। तो अब उसमें दिया है लेकिन मोलर, तो number of equivalents of KMnO4 will be its normality and multiplied by its volume। ठीक है, तो इसकी जो नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंस फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो मोलारिटी इसकी आपको दी हुई है 0.2 है, और इसका जो वैलेंस फैक्टर है वो 5 है, अभी हमने इसी क्वेश्चन में हमने देखा हुआ है शुरुआत में। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय पी। तो अब आप इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों वैल्यूज को आप इक्वेट कर दो। इक्वेटिंग द टू, क्या मिला आपको, दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू 7.5 ml, ये आपको मिल गया एंड दिस इज योर आंसर। तो आपने इसको ऐसे कर दिया। द सेम क्वेश्चन ऑल्सो यू कैन सॉल्व बाय यूज ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट, उससे भी आप कर सकते हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन में दोनों तरह से दिखा देता हूँ, जिससे कि आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाए कि भाई कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। कॉन्सेप्ट्स आपको अगर आते हैं, दोनों में से कोई सा भी आप अगर राइटफुली उसको अप्लाई करते हैं, यू विल गेट योर द राइट आंसर। देखो मैं आपको इसी क्वेश्चन में दूसरी तरह से दिखाता हूँ। तो since 2 moles of KMnO4 needs 5 moles of H2C2O। ठीक है, तो अब आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2C2O कितने हैं, तो फर्दर आपने क्या किया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2C2O4 आपने निकाला। तो यहाँ पे क्या होगा ये बेटा, मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलारिटी की जगह आपको नॉर्मेलिटी गिवन है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलारिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वैलेंस। तो मोलारिटी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी अपॉन वैलेंस फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो अब नॉर्मेलिटी इसकी आपको डेसी नॉर्मल दिया हुआ है, इसका जो वैलेंस फैक्टर है वो 2 है, मल्टीप्लाइड बाय जो वॉल्यूम है वो 75 मिलीलीटर्स है। तो ये इसके इतने मिली मोल्स बन गए। ठीक है, अब इतने मिली मोल्स ये जो बन गए, तो इसके 5 के लिए 2 की रिक्वायरमेंट, तो इसके लिए कितनी होगी, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड KMnO4 वो कितना हो जाएगा बेटा, तो 2/5 of this, because 5 needs 2, so 1 will need 2/5, so this much will need 2/5 of 0.1 into 75 divided by 2 millimoles। तो अब आप इसमें देखो इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स इसके आ गए। अब मान लो ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये V वॉल्यूम से आ रहे हैं, तो इसको फर्दर आपने क्या किया, जो इसकी मोलारिटी दी हुई है 0.2 मोलारिटी एंड मल्टीप्लाइड बाय V से आपने इसको इक्वेट कर दिया। तो V की वैल्यू आपके पास आ गई। तो V की वैल्यू क्या आ गई, so therefore V will be equal to, आप जरा देखिए थोड़ा सा समझिए, यहाँ से बेटा ये 2 कट गया, ये 0.1 कट गया, यहाँ से 0.2 कट गया। ठीक है, और ये हो गया कितना 15, तो ये 15/2 हो गया, मतलब 7.5 ml। क्या आंसर में कोई अंतर आया क्या, दोनों तरह से एक ही आंसर आया। तो इफ यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट राइटफुली देन यू विल गेट द सेम आंसर, यही हम आपको सिखाना चाहते थे। ठीक है, तो चलिए अब हमने कुछ
कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें डायरेक्टली आपसे बैलेंस फैक्टर का क्वेश्चन बना दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने ऐसा ले लिया दैट what will be the equivalent weight of PBS in, और एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है बेटा that PBS plus O2 it converts into PbO2 plus SO3। अब आप जरा देखो इसमें चेक करो कि भाई इसको हमें करना कैसे। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम कैसे करें। बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के एप्लीकेशन में होती नहीं है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी बने रहे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो मैंने इसको बैलेंस नहीं किया, हम ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, इसका -2 है, ये यहाँ पर +4 में चला गया, यहाँ पर ये +6 में चला गया। तो अब आप देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल कितना है। तो 2 से 4 में गया, तो लेड के रेस्पेक्ट में 4 - 2 चेंज है बेटा, और प्लस यहाँ पे 6 चला गया है कहाँ से, -2 से, तो 6 माइनस -2 ऐसे हो गया। तो 6 - -2 ऐसे हो गया। तो ओवरऑल जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो कितना आ गया, ये 2 + 8 दैट इज 10 आ गया। तो देयरफॉर दिस इज द वैलेंस फैक्टर। तो देयरफॉर जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ पीबीएस हुआ वो इसके मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 10 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके भी हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। कुछ एक जो क्वेश्चंस हैं वो कभी K2Cr2O7 के बेसिस पे भी आते हैं। वो भी एक बड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजर है, आपके सिलेबस में भी है, DNF जब आप ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहाँ पर है। मैं एक दो क्वेश्चन उसके भी आपको आपके साथ शेयर कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए following is the reaction, और रिएक्शन क्या है, Cr2O7 नेगेटिव, और उसके साथ में हमने MnO2 को ट्रीट किया। तो ये क्या क्या बनता है, सबसे पहले तो देखिए क्या बनता है। ये यहाँ पे बन जाता है ये, और Mn जो है ये चला जाता है +7। अब जरा ये समझने की बात है, यहाँ पर तो एसिडिक मीडियम में +7 में चला गया, वहां तो +2 में जाता था। तो आप जरा अंतर समझो, यहाँ पे इस MnO2 का रिएक्शन हम इससे करा रहे हैं जो कि एक ऑक्सीडाइजर है। ऑक्सीडाइजर का काम होता है किसी भी चीज को अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंचाना। तो सिंस द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज +7, तो इसने क्या किया, इस +4 वाले Mn को +7 में पहुंचा दिया। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखेंगे तो +6 है, यहाँ पर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो +3 है। तो अब देखो इन दोनों के बारे में अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है दैट फाइंड appropriate molar ratio of the reactants। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करें, सॉल्यूशन करना है।
तो आप देखिए वैलेंस फैक्टर्स को, मैंने आपको बताया था वैलेंस फैक्टर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का पता चल जाता है। तो ठीक है, निकालते हैं। तो इसका वैलेंस फैक्टर कैसे आएगा? तो वैलेंस फैक्टर ऑफ Cr272 नेगेटिव, तो ये 6 to 3 गया, ठीक है बेटा। तो मल्टीप्लाइड बाई 2 करना पड़ेगा, बिकॉज इस Cr272 नेगेटिव में जो कि डाइक्रोमेट आयन कहलाता है, इसके अंदर पर मॉलिक्यूल द टू chromium atoms are present, and therefore the change in oxidation state per molecule will be equal to 6. So this is the valence factor. At the same time, वैलेंस फैक्टर ऑफ MnO2, जिसको पायरोलिसाइड भी बोला जाता है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा 7 - 4, दैट इज। तो अब इनको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स कि ये 3 कहाँ जाएगा? 3 जाएगा Cr2O7 में, 6 कहाँ जाएगा? ये जाएगा MnO2 में। तो अब रेशियो क्या हो गया बेटा? 6 वर्सेस 3 वर्सेस 6 का रेशियो हो गया, 3 वर्सेस 6 का रेशियो हो गया। तो देयरफॉर appropriate ratio Cr2O7 वर्सेस MnO2, ये हो गया 3 वर्सेस 6, दैट इज इक्वल टू 1 वर्सेस 2 आ गया। तो ऐसे करके बहुत आसानी से अगर बैलेंस फैक्टर का हमें अगर कॉन्सेप्ट हमें ठीक से समझ में आ जाता है, तो हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट बोथ काइंड ऑफ वी हैव डिस्कस्ड। और अभी हम इस क्लास को इतना ही रखेंगे, सो दैट we can do some other things at the same time। तो टाइट्रेशन के साथ साथ कुछ और भी इसमें हमें चीज़ें सीखनी है, उन पर भी थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के जो टाइप्स होते हैं, थोड़ा उन पर हम बात कर लेते हैं। तो वो भी एक छोटा सा कुछ टाइम वहाँ पर भी डिवोट कर पाएंगे हम लोग, तो अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा। तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस में इंडिकेटर्स का जो यूज होता है वो कैसे होता है, वो थोड़ा सा बता देते हैं। तो थ्योरी ऑफ indicators, so in acid based titrations, weak organic acids or weak organic bases work as indicators having different colors in different pH। मतलब जैसे आप फिनोल्फिलीन का एग्जांपल अगर आप समझें, तो इसको हम HPH से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है, और ये वाटर में जब हम डालते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये बहुत थोड़ा सा आयोनाइज होता है इस तरह से। इसका जो अल्फा है दैट इज वेरी वेरी लेस देन 1 होता है। तो अभी ये कलरलेस जैसा हमें दिखता है। कैसा दिखता है? लुक्स कलरलेस। ठीक है।
अब हमने इसमें क्या किया, अब हमने इसमें few drops of NaOH aqueous के डाल दिए। तो जैसे ही हम इसमें ये डालते हैं तो NaOH किस तरह से ब्रेक करेगा बेटा, NaOH aqueous सॉल्यूशन में Na प्लस प्लस OH माइनस जनरेट करेगा। तो अब ये वाला H प्लस और ये वाला OH माइनस मिलकर वाटर बनाना शुरू कर देंगे। बोलिए, बिकॉज दे आर इन द सेम वेसल। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका ये वाला इक्विलिब्रियम है, दिस विल गो फॉरवर्ड बिकॉज द H प्लस आर कंज्यूम्ड। तो ये इक्विलिब्रियम एज पर द ली चैटलियर फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। तो जब ये फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी तो ज्यादा से ज्यादा पीएच माइनस बनेगा। तो दिस shifts equilibrium 1 forward giving more and more pH minus in the solution। और जो pH माइनस है ये एक्चुअल में पिंक है। pH minus is pink in color। So in basic medium it becomes pink from colorless। पहले कलरलेस था, अब पिंक हो गया, क्योंकि जब pH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो उसका कलर आपको एपियर होगा। जब तक बहुत कम थे तब तक वो एपियर नहीं होते, होता तब भी पिंक है, लेकिन तब वो आपको दिख नहीं पाता है। दिखने के लिए क्या जरूरी है, एक सर्टेन लेवल तक का कॉन्सेंट्रेशन इसमें रहे। अब हर एक जो आपके इंडिकेटर्स होते हैं उनका एक पीएच रेंज होता है। तो जैसे फिनोल्फिलीन का, so every indicator has its where it shows चेंज इन कलर। अब जैसे कि आपका ये जो है आपका एच का जो पीएच रेंज है वो 8 to 10 का होता है। ठीक है, इस रेंज में ये कलर चेंज शो कर देता है। मिथाइल ऑरेंज का जो पीएच रेंज है इसका जो पीएच रेंज है बेटा वो पीएच 3 टू पीएच 5 तक का इसका रेंज होता है। ठीक है, तो ऐसे करके ये इंडिकेटर्स काम करते हैं। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जो रिडॉक्स टाइट्रेशंस में काम करते हैं, और वो इंडिकेटर्स वो होते हैं जो विद द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दे चेंज देयर कलर, जैसे कि केमनोफोर। तो केमनोफोर एक ऑक्सीडाइजर भी है और एक इंडिकेटर भी है, बिकॉज इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाता है। ये थोड़ा सा पर्पल रेड टाइप का होता है ये, और बाद में ये कलरलेस हो जाता है। तो चेंज इन कलर appears in case of KMNO4 also। तो KMNO4 ऑक्सीडाइजर भी है और इंडिकेटर भी है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ऑक्सीडाइजर हैं या रिड्यूसर हैं और साथ में इंडिकेटर का वर्क भी करते हैं उनको हम कहते हैं सेल्फ इंडिकेटर्स। उनको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज सेल्फ इंडिकेटर। KMNO4 एक सेल्फ इंडिकेटर है ना।
ऐसे ही K2Cr2O7 भी है, उसमें भी चेंज इन कलर होना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा रेड होगा कि पिंक होगा, कुछ नहीं। हो सकता है कभी कलर से कलरलेस हो जाए, कभी कलरलेस से कलर्ड हो जाए, तो देयर मस्ट बी अ विजिबल चेंज इन द कलर, तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिकेटर्स। तो रिडॉक्स का इंडिकेटर पीएच बेस्ड होता है, रिडॉक्स का इंडिकेटर ऑक्सीडेशन स्टेट बेस्ड होता है, और एसिड बेस का इंडिकेटर पीएच बेस्ड होता है। कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो आप इसको समझ सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि एसिड बेस में एसिड बेस इंडिकेटर्स ये पीएच बेस्ड होते हैं, और रिडॉक्स इंडिकेटर्स जो होते हैं बेटा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने थोड़ा सा रिडॉक्स को भी देख लिया, इसमें बैलेंस फैक्टर कैसे क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो और ये जेई मेंस के लिए दिस बिकम्स क्वाइट सफिशिएंट, इट बिकम्स क्वाइट सफिशिएंट फॉर द जेई मेंस। और अगर आप इतना मन लगा कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करिए, तो आपका एक अच्छा स्कोर की तरफ आपकी जो है ना, आपकी एक मूवमेंट शुरू हो जाएगी, और आपको कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा धीरे धीरे करके। जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होता रहेगा, एंड दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए कर रहे हैं। बिकॉज कॉन्फिडेंस हमारा अगर बूस्ट नहीं है, तो हमारा जो नॉलेज लेवल है, कुछ भी है, वो हम वहाँ पर डिलीवर ही नहीं कर पाते हैं। तो जब आपको ये रहता है भाई हम तो पढ़कर आए हैं, हमें तो सर ने बताया है, तो आपको कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, तो आपको जो नहीं भी आता है उस पे भी आप अच्छा सा दिमाग लगा पाते हैं और सॉल्व कर पाते हैं। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्क्रिप्टिमेट्री, एंड ऑल द बेस्ट, God bless you all, and now the class is over. Okay, so now this class is over.